हाय एवरीवन, मैं अश्विन। ये वर्ड पावर सीरीज का सेशन नंबर 9 है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे वो स्टूडेंट्स जानते हैं जो डिफेंस की तैयारी करते हैं कि इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें इस बार 2500 के आसपास पोस्ट है डबल ए और एसएसआर की। ये एग्ज़ाम अगस्त में होना है। 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है जिसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है, एग्जाम से पहले एग्जाम। इसमें हम आपको टारगेट है मेरा कि टोटल 50 मार्क्स मैं कराऊंगा 25 क्वेश्चंस के। हर मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे और टारगेट होगा कि मैं हेल्प करूं आपकी कि आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकें। ये मॉक टेस्ट की सीरीज जो कि मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी जिनका सीधे तौर पे इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर का एग्जाम पेंडिंग है, लगा हुआ है अगस्त में। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर लगभग एक जैसा ही आता है, तो ये मॉक टेस्ट सिर्फ इंडियन नेवी डबल एसएसआर के एस्पिरेंट को ही नहीं हेल्प करेगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा जिनका टारगेट एसएससी हो सकता है, जिनका टारगेट और स्टेट एग्जाम्स हो सकते हैं, जिनका टारगेट बैंक हो सकता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट मैं आपको दूँ, बहुत ही अच्छा मैं पढ़ाऊँ आपको और एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके इससे। कोशिश करूँगा कि मैं कल से ही इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ को शुरू कर दूँ और टारगेट होगा कि 50 मार्क्स कराए जाएँ और पेपर को इन्हीं 50 मार्क्स में से ही फँसाया जाए। चलिए, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ग्रामर, वोकैब्युलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब होगा। मैंने कहा ना बिल्कुल पेपर का जो फॉर्मेट होता है, जो बिल्कुल पेपर का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे ही सब कुछ कराया जाएगा। तो कल से इस मॉक टेस्ट को की सीरीज़ को अटेंड करने के लिए, इन वीडियो सेशंस को देखने के लिए तैयार रहें। पहले मैं आपको उम, मॉक टेस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कि ये है, अपलोड कर दूँगा और उसके बाद फिर उसका वीडियो डिस्कशन जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप पहले मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर वीडियो डिस्कशन को देखें और आप मैक्सिमम बेनिफिट इस तरीके से गेन कर सकेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको ये भी करना होगा कि आप हर मॉक टेस्ट के हिसाब से उसका जो है उसका एक तरीके से नोट्स उसके रेडी करते हुए चलें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे। चलिए आज के इस वर्ड पावर सीरीज के सेशन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है वर्ड एंड मीनिंग्स का, उसे पढ़ते हैं। इसमें पहला वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट पहली बात एक एडजेक्टिव है। वैसे भी ई एन टी या ए एन टी एडजेक्टिव का सिम्टम है। इंक्लीमेंट एक एडजेक्टिव है, नेगेटिव वर्ड है। इंक्लीमेंट बेसिकली मौसम के लिए इस्तेमाल होता है, वो मौसम जो आपके फेवर में ना हो एक तरीके से। तो कौन सा मौसम आपके फेवर में नहीं होगा? जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तूफान आ रहा हो, है ना, रेनी सीजन हो या बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही हो, यही तो अनप्लीजेंट वेदर है। फरवरी और मार्च का मौसम तो बड़ा ही अच्छा रहता है, लेकिन जब बहुत गर्मी हो या बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति हो या बहुत बर्फ पड़ रही हो, माइनस में टेम्परेचर हो, तो वो इनक्लेमेंट वेदर कहा जाता है। तो मौसम जो आपके फेवर में ना हो, प्रतिकूल जिसको हिंदी में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिकूल बोल सकते हैं। अब इसके मीनिंग को याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड मैंने लिखा क्लीमेंट। ये जो आप क्लीमेंट देख रहे हैं, इसी के आगे आई एन लगाने से इनक्लीमेंट बना है। दिख रहा है ना आप सभी को? क्लीमेंट एक दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं, क्लीमेंसी। मालूम होगा आप सभी को कि क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमादान। क्षमादान का क्या मतलब हुआ कि किसी को माफी दे दी गई, यानी कि किसी पर दया दिखाई गई। अब आप सोचिए, अगर आप पर या किसी पर भी दया दिखाई जाए तो ये उसके फेवर में ही कोई काम किया गया। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की हो फिर भी उस पर दया अगर दिखाई जाए
तो उसका पक्ष लिया गया, उसको फ़ेवर दिया गया, उसके हित में काम किया गया। बस उसी क्लेमेंसी से रिलेट कर दीजिए, कितना सरल हो जाएगा। क्लेमेंसी से रिलेट करिए, ये देखिए CLEM, CLEM, CLEM और इसी क्लीमेंट के पहले जब IL लग गया तो वो चीज़ें जो आपके फ़ेवर में ना हो। ये देखिए, क्लीमेंट वर्ड भी होता है, पॉपुलर नहीं है पर ये वर्ड होता है। जैसे मौसम अगर अच्छा है तो उसे क्लीमेंट कहेंगे, अगर मौसम प्रतिकूल है तो उसे इनक्लीमेंट कहेंगे, और अगर मौसम अनुकूल है तो क्या कहेंगे हम उसे? क्लीमेंट कहेंगे। जनरली क्लीमेंट वर्ड पॉपुलर नहीं है, इसीलिए इनक्लीमेंट पढ़ाया जाता है, क्लीमेंट नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर आप इसे समझना चाहते हैं, समझ के रखना चाहते हैं, तो क्लेमेंसी से रिलेट करिए। क्लेमेंसी का मतलब है क्षमादान, माफ़ी, दया। जब क्षमा दे दी गई किसी को, माफ़ी दे दी गई यानी दया दिखाई गई तो परोपकार किया गया, फ़ेवर लिया गया एक तरीके से, है ना? तो बस उसी से रिलेट करिए। क्लेमेंट मतलब जो चीज़ें अच्छी लगें, और इनक्लेमेंट वो चीज़ें जो अच्छी ना लगें क्योंकि वो प्रतिकूल हों, ख़ास तौर पे मौसम के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए, inclement weather is causing us to postpone our picnic। कुछ लोग कहीं घूमने जाना चाह रहे हो, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि मौसम अगले 4-5 दिनों तक अच्छा नहीं रहेगा, भारी बारिश हो सकती, बर्फबारी हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो उन्होंने फिर अपनी पिकनिक को पोस्टपोन करने का फैसला किया। फिर अगला एग्जाम्पल है, स्कूल इज डिलेड फॉर 2 days बिकॉज ऑफ इनक्लीमेंट वेदर एसोसिएटेड विद द ब्लिज़ार्ड। स्कूल को बंद कर दिया गया क्योंकि मौसम अगले 2 दिन तक अच्छा नहीं रहने वाला है। सिनोनिम्स, अनफेवरेबल, हार्श, एडवर्स जिसको प्रतिकूल कहते हैं, सीवियर मतलब बड़ा ही खराब, टेम्पेस्ट, ये देखिए, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, उसी टेम्पेस्ट से बना दिया गया टेम्पेस्चुअस, मतलब जो तूफानी हो, अच्छा मौसम जो ना हो। अब एंटोनिम्स को देखिए, एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जो अच्छे हों, जैसे क्लेमेंट हो गया, देखिए ना, इनक्लीमेंट का ही ऑपोजिट क्लेमेंट हो गया। माइल्ड, माइल्ड का मतलब भी होता है ठीक ठाक, प्लीजेंट, फेवरेबल। तो ये था पहला वर्ड इनक्लेमेंट, जिसका मतलब है ऐसा मौसम जो प्रतिकूल हो, अच्छा ना हो। जब बहुत गर्मी पड़ रही हो, बहुत जोर से तूफान आना हो, बाढ़ आ रही हो, बर्फबारी बहुत हो रही हो, तो वो इनक्लेमेंट वेदर कहा जाता है। अब अगला वर्ड है बोल्स्टर। पहली बात, बोल्स्टर एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब होने के नाते आपको इसकी फॉर्म्स का ज्ञात होना ज़रूरी है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या करना है? ईडी लगा देना, बोल्स्टर्ड और बोल्स्टर्ड। तो सरल हो गया, है ना? ईडी लगा देना है आपको। अब इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और बोल्डर, मतलब मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, है ना? चीज़ों को एक तरीके से मजबूत बनाना, बोल्स्टर करने का ये मतलब है। कैसे याद रखोगे? बड़ा ही सरल है। थोड़ी-सी हिम्मत जुटा कर के आप इसे बोल्ड से रिलेट कर लीजिए। बोल्स्टर, बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या है? निर्भीक, निडर, बहादुर, है ना? बहादुर जो मजबूत होगा। तो बोल्स्टर करने का मतलब होता है ताकत देना एक तरीके से। समझ में आ गया आपको? बोल्ड जिसमें ताकत हो, जो निडर हो, निर्भीक हो, मजबूत हो, सख्त हो। तो बोल्स्टर करना, मजबूत बनाना, सख्त बनाना, ताकत देना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना एक तरीके से, मजबूती देना, बोल्स्टर करना एक तरीके से। ये देखिए, सरल है, मैंने आपको बोल्ड से रिलेट कर दिया है। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वर्ड आपको याद रहेगा। द एंट्री ऑफ राफेल जेट्स इन द एयर इंडियन एयर फोर्स शैल डेफिनेटली बोल्स्टर आवर मिलिट्री प्रिपरेशंस। निश्चित रूप से ये जो रफाल या राफेल कुछ लोग इसे बोलते हैं, ये जो फाइटर जेट्स आए हैं हमारे यहाँ पर, इनकी जो एंट्री हुई है इंडियन एयर फोर्स में, इससे जो हमारी सैन्य ताकत है वो और ज़्यादा मजबूत ही तो होगी। निश्चित रूप से हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो हमारी मिलिट्री प्रिपरेशन है, वो और बोल्स्टर होगी, और ज़्यादा मजबूत होगी एक तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल भी है, इन द मिड्स ऑफ द पैंडेमिक, मतलब इस महामारी के बीच में, इस महामारी के दौर में, इस महामारी के बीच में, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग,
देश भर की जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रही हैं टू बोल्स्टर द हेल्थ सिस्टम कि जो हेल्थ सिस्टम है उसे मजबूत बनाया जाए। आप सब गवाह हैं, देख रहे हैं अपने आँखों के सामने कि हेल्थ सिस्टम कितना चरमरा-सा गया है, कितना कमज़ोर है हमारे देश भर का हेल्थ सिस्टम, ये पता चल रहा है। बड़े-बड़े राज्यों का हेल्थ सिस्टम जो है फ़ेल हो रहा है। हाँ, मतलब शॉर्टेज हो गई है बेसिक अ, एमेनिटीज़ की एक तरीके से। लेकिन क्या कहा जा रहा है एग्ज़ाम्पल के माध्यम से कि देश भर की सरकारें जो हैं, प्रयासरत हैं कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके, उसे बोल्स्टर किए जाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अब सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएँगे जिनका मतलब होगा मजबूत बनाना, मजबूती प्रदान करना, तो स्ट्रेंथेन हो गया। फोर्टिफाई स्ट्रेंथेन स्ट्रेंथ से बना है, ताकत से। फोर्टिफाई फोर्ट यानी किला से बना है। बूस्ट देना, है ना? बूस्टर्स होते हैं, गेम्स में आप खेलते होंगे। रीएन्फोर्स करना, ताकत देना फिर से बल देना, फोर्स मतलब बल, पुनः बल देना एक तरीके से। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएँगे जिनका मतलब कमज़ोर बनाना हुआ, जैसे वीकेन हो गया, डिमिनिश हो गया, डिके हो गया, वो सारे वर्ड्स हो गए। तो बोल्स्टर का क्या मतलब है? मजबूत बनाना, ताकत देना। कैसे समझेंगे? बोल्ड से रिलेट करने से। अब अगला वर्ड बहुत ही खास है, बड़ा ही मज़ेदार वर्ड है, रेमिनिस। रेमिनिस का मतलब होता है याद करना। क्या मतलब है इसका? याद करना। पुराने दिनों में जाना, पुराने दिनों में जाना मतलब गुज़रे हुए वक़्त को याद करना। ख़ास तौर पे गुज़रा हुआ वो वक़्त जो अच्छा कटा हो, जैसे बचपन, जवानी में जब आपको पहली दफ़ा प्यार हुआ हो, तो वो अच्छे दिन समझ रहे हो? रेमिनिस्स का मतलब है गो बैक टू योर पास्ट, फ्लैशबैक में जाना और फ्लैशबैक में उन चीज़ों में जाना जो अच्छी रही हो एक तरीके से। रेमिनिस्स बड़ी ही सरलता से इसे याद कर सकते हैं। कैसे? आप क्यों नहीं इसे रिमेंबर से रिलेट करते? क्यों नहीं करते? आप इसे क्यों नहीं रिमाइंड से रिलेट करते? अगर नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएँगे? REM से ही रिमेंबर बनता है, REM से ही रिमाइंड बनता है, दोनों का मतलब याद करना होता है। याद करने का मतलब क्या है? पिछले गुज़रे हुए समय में जाना। तो रेमिनिस्स करने का मतलब है फ्लैशबैक में जाना, गो बैक टू योर पास्ट, लुक बैक करना, गुज़रे हुए दिनों को याद करना। इफ यू reminisce about something from your past, you write or talk about it, often with pleasure. तो जब आप पास्ट को रेमिनिस करते हैं या पास्ट की किसी घटना को रेमिनिस करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ लिखते हैं या उसके बारे में बातें करते हैं, ऑफन विद प्लेजर मतलब सुख के साथ, मतलब आप अच्छे दिनों को याद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाउ प्लीजेंट द चाइल्डहुड वाज when we all would gather on the bank of the river flowing by our village and kept talking aimlessly. The old man reminisced. उस बूढ़े व्यक्ति ने याद किया, और क्या याद किया? कह रहा है वो कि कितना सुखद था वो बचपन, जब हम सब इकट्ठा होते थे। ये जो वुड गैदर आप देख रहे हैं, ये पास्ट की रेगुलर एक्शंस को दिखा रहा है। वुड गैदर का मतलब है रोज इकट्ठा होते थे या अक्सर इकट्ठा होते थे। समझ रहे हैं? कितना सुखद था वो बचपन का समय जब हम सब नदी के किनारे, वो नदी जो हमारे गांव के पास से बहती थी या बहती है, उस नदी के किनारे सब इकट्ठा होते थे, मैं और मेरे सारे दोस्त, और बातें ही करते रहते थे। केप्ट टॉकिंग एमलेसली, है ना? बिना वजह बातें किया करते थे। इन बातों को बूढ़े व्यक्ति ने या उस व्यक्ति ने याद किया, तो रेमिनिस किया पास्ट को एक तरीके से। सिमिलर वर्ड्स में क्या हो सकते हैं? रिमेंबर, कॉल बैक करना, लुक बैक पीछे मुड़ करके देखना। एक लुक बैक होता है कि आप आगे चल रहे हैं और पीछे मुड़ के देखना कि कौन आपके पीछे चल रहा है। एक होता है कि पीछे मुड़ के देखना यानी कि पास्ट में जाना। पॉन्डर, म्यूज, स्मॉल, रिकलेक्ट, इन सब का मतलब ही होता है याद करना, सोचना, विचारना। हाँ, तो रेमिनिस का मतलब क्या है? गो बैक टू योर पास्ट, गुजरे हुए समय को याद करना, गुजरे हुए समय में जो अच्छा अनुभव रहा हो, खास तौर पे उसे याद करना। अब अगला वर्ड है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट
एक एडजेक्टिव है, ये देखिए ईएनटी लगा हुआ जिसके चलते ये भी एक एडजेक्टिव है। इवेनेसेंट का मतलब है जो चीज़ क्षणिक है एक तरीके से, मतलब जो चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। अभी है 2, 4, 10 सेकंड, मिनट तक रहेगी, थोड़ी देर तक रहेगी, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जैसे आसमान में इंद्रधनुष दिखा आपको, क्या वो सुबह से लेके शाम तक रहेगा? नहीं, 2, 4, 10, 5 मिनट तक रहेगा, फिर वो चला जाएगा। समझ रहे हैं? या आसमान में आपको बादल दिखे, एकदम से बादल आ गए और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बादल उड़ भी गए, तो वो इवेनेसेंट हो गया। जो चीज़ें क्षणिक हैं, जो बदलती रहेंगी एक तरीके से, जो कुछ भी बदलता रहेगा वो परमानेंट कहाँ हुआ एक तरीके से, कुछ समय का ही तो हुआ एक तरीके से। समथिंग दैट इज evanescent gradually disappears from sight, sight मतलब नजर, दृष्टि और मेमोरी। जो कुछ भी evanescent है वो आपकी नजर या आपकी आपकी याद, आपकी मेमोरी, दिमाग से थोड़ी देर तक के लिए रहेगा, फिर उसके बाद गायब हो जाएगा। तो जो चीज़ें एवनेसेंट हैं वो क्षणिक हैं। आपकी नज़रों के सामने कुछ देर के लिए ही रहेंगी या आपकी याद में भी रहेंगी तो कुछ देर के लिए ही रहेंगी, वो एवनेसेंट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द ओनली गुड थिंग अबाउट हिज एंगर इज दैट इट इज evanescent इज इन नेचर। वरना किसी का गुस्सा अच्छा तो माना नहीं जाता। कहा जा रहा है कि उसको जो गुस्सा आता है, उस गुस्से में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है और वो अच्छी चीज ये है कि उसका गुस्सा क्षणिक है, वरना गुस्से में कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसके गुस्से की एक ही बात अच्छी है और वो बात ये है कि उसका जो गुस्सा है वो इवेनेसेंट है, नेचर से क्षणिक है, देर तक वो गुस्से में नहीं रहता। अब सिनोनिम्स, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी जो कुछ देर के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड आप जानते हैं, ट्रांजिटरी, ट्रांस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है बदलना। इसी ट्रांस इज अ रूट वर्ड विच मीन्स चेंज। इसी ट्रांस से ही तो ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, ट्रांसलेशन बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है। ट्रांजिटरी का मतलब भी होता है जो चीज कुछ देर के लिए रहे। एक ट्रांजिटरी होता है, एक ट्रांजिएंट होता है, इसका भी मतलब होता है क्षणिक। इफेमेरल का मतलब भी होता है क्षणिक। फगेशियस जो अभी है कुछ देर बाद नहीं रहेगा। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब होता है क्या, जो चीजें हमेशा बनी रहें, यानी कि परमानेंट हो, कांस्टेंट हो, परपिचुअल, परपिचुअल को आप और परमानेंट को एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए। परमानेंट में पीई आर है, परपिचुअल में भी पीई आर है। पीई आर का मतलब ही होता है हमेशा के लिए, समझ रहे हैं ना, और एवरलास्टिंग जो हमेशा बना रहे। तो इवेनेसेंट मतलब क्षणिक, जो चीजें कुछ देर के लिए रहे। होपफुली आप सभी को ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है। मैं अपने हर सेशन को लाइव प्रीमियर इसीलिए करता हूँ, जैसे बहुत से लोग अभी देख रहे होंगे इस सेशन को, लाइव प्रीमियर इसीलिए करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन सेशंस को उसी वक्त देखें जब ये यूट्यूब पे अपलोड किया गया हो। इससे बेनिफिट ये है कि आप पूरा का पूरा सेशन देखेंगे और उससे बेनिफिट ये है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन करेंगे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। होपफुली अच्छा ही लग रहा होगा। अब पांचवा वर्ड है वर्ड मीनिंग सीरीज में से, डिस्पोज। डिस्पोज के दो अर्थ हैं। एक तो किसी चीज को कबाड़ समझ करके, बेकार समझ करके कूड़ेदान में फेंक देना, या किसी चीज को बेच देना। दोनों ही परिस्थितियों में आप उस वस्तु विशेष से अलग हो जाएंगे। आपने किसी बॉटल को लिया, पानी पीने के बाद आपने उसे फेंक दिया, तो आप उस बॉटल से अलग हो गए। या फिर आपने उस बॉटल को किसी को 2 रुपए में बेच दिया, तभी तो आप उस बॉटल से अलग हो गए। तो डिस्पोज मतलब फेंक देना अथवा बेच देना। इसको समझने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, पोज और डिस्पोज। देखिए, ये जो पोज में आपको POS दिख रहा है, इसी से ही बनता है पसेशन। पसेशन का मतलब होता है संपत्ति, वो जो आपकी है, वो जिसके आप मालिक हैं एक तरीके से। तो पसेशन मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना, किसी चीज को पकड़ना, हड़पना, खरीदना, अधिकार जमाना। तो जब POS से किसी चीज को आप पकड़ रहे हैं तो DIS
जब लगेगा पहले तो वो तो वर्ड को ऑपोजिट बना देता है ना, समझ रहे हैं ना? DIS जैसे क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, जानते हैं ना आप सभी लोग? ईज़ और डिज़ीज़ हो गया। हुँ? तो जब POS से पोसेशन बनता है और पोसेशन का मतलब है किसी चीज़ पर मालिकाना हक रखना, तो DIS लगेगा तो उसका जो मालिकाना हक है उससे मुक्त हो जाना। कैसे मुक्त होगे? जब आप उस वस्तु विशेष को बेच दोगे तो आपका उससे मालिकाना हक जो है छूट जाएगा। ये इसका वाजिब तरीका है समझने का, ठीक? बाकी इसका जो और एक पॉपुलर मेथड है समझने का, वो उन ग्लासेस से है जो प्लास्टिक वाले ग्लास होते हैं, जिन्हें हम लोग सरल भाषा में डिस्पोज़ल्स बोलते हैं। है ना? जो प्लास्टिक वाले ग्लास होते हैं, लोग पार्टी में जाते हैं प्लास्टिक वाले ग्लास, पानी पीने के बाद फिर उन्हें फेंक देते हैं, तो उन्हें डिस्पोज़ल्स ही कहा जाता है ना? तो फेंक देते हैं यानी कि कूड़ा-कबाड़ समझ लेते हैं। बस वहीं से डिस्पोज़ को रिलेट कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे समझें। डिस्पोज़ का मतलब है किसी चीज़ को स्क्रैप समझ के फेंक देना या बेच देना। गेट रिड ऑफ समथिंग किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ईदर बाय थ्रोइंग अवे और बाय सेलिंग इट या तो उसे फेंक कर या तो उसे बेच कर किसी चीज़ से छुटकारा पाना। इट आल्सो मीन्स टू रिज़ॉल्व अ केस। इसका मतलब एक ये भी होता है किसी मामले को सुलझाना, उसे डिस्पोज़ करना कहा जाता है। ठीक, वैसे तो डिस्पोज़ का इस्तेमाल फेंकने अथवा बेचने के लिए ही ज़्यादा होता है। मामले को सुलझाने के लिए डिस्पोज़ का कम इस्तेमाल होता है, डिस्पोज़ल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिस्पोज़ल डिस्पोज़ से ही बनता है। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। The lady disposed of all the unnecessary accessories by giving them accessories का मतलब है वस्तु में by giving them टू अ स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर बोलते हैं एक तरीके से जो कबाड़ी वाला होता है ना, उसको स्क्रैप डीलर बोलते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। उस महिला ने सारी गैर जरूरी वस्तुओं को डिस्पोज ऑफ कर दिया एक स्क्रैप डीलर को बेचकर। एक बात ध्यान रहे कि डिस्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का लगना लगाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, याद रखें इस बात को। डिस्पोज के बाद ऑफ लगता है। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए। वी शुड डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आफ्टर यूज। हमें प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल्स होती हैं उन्हें इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज कर देना चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी देखिए डिस्पोज के साथ ऑफ लगाया गया है, तो याद कर लीजिए कि डिस्पोज ऑफ होता है। पेपर में कैसे पूछा जाएगा? या तो खाली डिस्पोज लगाया जाता है, गलत, या तो फिर डिस्पोज होगा और उसके बाद ओ डबल एफ वाला ऑफ लगेगा, वो भी गलत। आपको याद रखना है कि डिस्पोज बिना ऑफ के नहीं आता। ये भी याद रखना है कि डिस्पोज के साथ जो ऑफ आता है वो ये वाला ऑफ होता है। ठीक है? अब सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब छोड़ देने से हुआ, त्यागने से हुआ, जैसे डिस्कार्ड, जेटिसन, अबैंडन, डिसोन, रेलिंक्विश, इन सब का मतलब त्यागने से ही होता है। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब पकड़ने से होता होगा, होल्ड करने से, कब्जा करने से होता होगा, है ना? तो रिटेन हो गया, होल्ड हो गया, कीप हो गया या पॉसेस हो गया, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो डिस्पोज का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को कूड़ा करकट समझ करके फेंक देना या फिर गैर जरूरी समझ कर बेच देना। अब आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड सेगमेंट है आज के सेशन का, रूट वर्ड, उसे पढ़ते हैं। आज के सेशन में जो मैंने रूट वर्ड चूज किया है वो है ईयू, यानी कि इसको बोलेंगे कैसे? यू बोलेंगे। जब ईयू लिखा हुआ तो ई साइलेंट हो जाता है, यू बोला जाता है। और जब यू बोला जाएगा तो ईयू में कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ऐसे में अगर आर्टिकल ए एंड में से चुनाव करना हो तो आर्टिकल कौन सा लगाया जाता है? ए एन में से ए लगाया जाता है। कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है? ए। तो ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड, प्लीजेंट, जो कुछ भी अच्छा है, सुखद है, खुशनुमा है, चाहे वो स्वाद हो, चाहे वो आवाज हो, समझ रहे हैं? जो कुछ भी सुखद हो, जो कुछ भी अच्छा लगे, एक तरीके से जो प्लीजेंट हो, उसे ही बोलते हैं ईयू। अब पहला वर्ड इससे बनता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक नाउन है, आप देख सकते हैं।
यूफेमिज्म का एक मीनिंग तो चापलूसी करना भी होता है, अदरवाइज यूफेमिज्म का मतलब होता है जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो विनम्र हो एक तरीके से। मतलब जैसे आप किसी की आलोचना भी कर रहे हो, तो उन शब्दों से ना करें कि जिससे व्यक्ति को लगे कि ये मेरी आलोचना कर रहा है या मुझे नीचा दिखा रहा है, बल्कि आप उन शब्दों से आलोचना करें जिससे व्यक्ति को लगे कि शायद मुझ में कोई कमी है, तो मेरा मित्र बन के ये व्यक्ति मुझे जो है एक सही ज्ञान दे रहा है कि मुझे इस तरीके से अपने आप को सुधारना चाहिए। जैसे एक डांस रियलिटी शो आता है सुपर डांसर, उसमें जब कंटेस्टेंट को छोटे-छोटे बच्चों को एलिमिनेट किया जाता है, तो जजेस ये नहीं बोलते कि हम आपको शो से निकाल रहे हैं। हाँ, एलिमिनेट कर रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। सोचिए, अगर कहें कि हम निकाल रहे हैं आपको शो से, भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, तो ये कितने सख्त शब्द हो गए। वो इसकी जगह पर बोलते हैं कि हम आपको घर भेज रहे हैं रिवीजन करने के लिए। आप अच्छे से होमवर्क करिए, रिवीजन करिए और फिर से वापस आ जाइए। तो ये एक पोलाइट एक्सप्रेशन हो गया ना, यूफेमिज़्म का यही मतलब होता है कि आप कुछ भी शॉकिंग ना बोलें। हों चीज़ें शॉकिंग ही, लेकिन वो शॉकिंग लगे ना कहीं से। समझ रहे हैं? देखिए, polite words or expression that you use instead of a more direct one to avoid shocking or upsetting someone, है ना? उन शब्दों का इस्तेमाल करना जिनसे कोई व्यक्ति शॉक में चला जाए, दुखी हो जाए, गुस्से में आ जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करके उन शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे व्यक्ति को इस प्रकार से ठेस ना पहुंचे। ये देखिए, द टर्म अर्ली रिटायरमेंट, आप समझ रहे हैं? आज के समय में जब एम्प्लॉइज को नौकरी से हटाया जा रहा है, तो उन्हें ये नहीं बोला जा रहा है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उन्हें अर्ली रिटायरमेंट दिया जा रहा है। रिटायरमेंट तो अच्छी चीज है, हर एम्प्लॉय चाहता है कि एक समय के बाद उसका रिटायरमेंट हो, वो रिटायर करे जॉब से, उसका मतलब उसका बढ़िया से विदाई समारोह हो। तो अगर समय पे रिटायर किया जाए और उससे पहले अगर रिटायर किया जाए और कहा जाए कि तुम्हें खदेड़ा जा रहा है क्योंकि तुम बेकार हो चुके हो, किसी काम के नहीं हो, तो वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो उसकी जगह पर ये कह दिया जाता है कि अर्ली रिटायरमेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है? आप समय से पहले ही जाइए, मौज करिए, घर पे बैठिए, परिवार वालों को समय दीजिए, मतलब पोलाइट वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। इज़ यूफेमिज़्म फॉर रिडंडेंसी नाउअडेज़, रिडंडेंसी का मतलब होता है जब एक तरीके से काम की ज़रूरत नहीं है या काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैंने मेहनत की है आपको यूफेमिज़्म को समझाने में, उसका बेनिफिट आप उठाएँगे इधर यूफेमिस्टिक में। यूफेमिज़्म का ही मीनिंग यूफेमिस्टिक में है। आप देखिए ना ध्यान से, स्पेलिंग पूरी की पूरी मैच कर रही है। यूफेमिज़्म नाउन है, यूफेमिस्टिक आईसी पे रुका है, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे ऑप्टिमिस्टिक होता है, रियलिस्टिक होता है, ऑथेंटिक होता है, आईसी पे रुकते हैं तो वो सब के सब एडजेक्टिव हो गए। तो इफ यूफेमिस्टिक एक एडजेक्टिव है, जो मीनिंग मैंने यूफेमिज्म में बताया था वही इसका मीनिंग है। पढ़िए, यूफेमिस्टिक लैंग्वेज यूजेस पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस टू अवॉइड शॉकिंग और अपसेटिंग पीपल। वही बात जो मैंने यूफेमिज्म में बताई थी। यूफेमिस्टिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पोलाइट वर्ड्स का यूज किया जाता है। ये देखिए, प्लीज लीव मी अलोन is an euphemistic way to ask somebody to leave a place। जब आप किसी से कहते हैं कि यहाँ से जाओ, एक तरीका होता है कि भागो यहाँ से, है ना? एक तरीका होता है सीधे-सीधे आप बोले गेट आउट। अब सोचिए गेट आउट कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और उसकी जगह अगर आप बोलते हैं प्लीज लीव मी अलोन, तो आप कह यही रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, गेट आउट। लेकिन आप गेट आउट ना बोल करके क्या बोल रहे हैं? प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज वर्ड का भी आपने इस्तेमाल कर दिया। तो ये एक यूफेमिस्टिक टोन ही तो है एक तरीके से। ये देखिए, यू शुड हैव बेटर एड्रेस दीज एल्डरली people by using euphemistic term senior citizens rather calling them old people। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं उन्हें हम बुढ़े नहीं बोलते, उन्हें हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। अगर हम बूढ़े बोले, बुढ़े बोले,
तो वो एक तरीके से सख्त शब्द हो गए ना, ओल्ड एज पीपल। तो ओल्ड पीपल ना बोल करके हम उन्हें कैसे एड्रेस करते हैं? सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स एक यूफेमिस्टिक पेयर है ना, यूफेमिस्टिक अप्रोच है बूढ़े लोगों को एड्रेस करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको यूफेमिज्म, यूफेमिस्टिक का मीनिंग ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो वर्ड आपके सामने लिखा वो यूफेमिस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल होता है। एक चापलूस को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर करी थी वो ये कि जो ईयू रूट वर्ड है वो दिख रहा था आपको सब जगह, और साथ ही साथ मीनिंग जो है वो खुशी वाला ही तो बन रहा था, जिसमें आप किसी की तारीफ करें, थोड़ा-सा पोलाइट होकर के बात करें, है ना? अब चापलूस व्यक्ति किसी की निंदा तो करेगा नहीं, किसी की तारीफ ही करेगा। अब अगला वर्ड है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स साइंस से रिलेट करता है, बायोलॉजी से रिलेट करता है। ध्यान से देखिए, इसमें जेन आपको दिख रहा है, जेन बनता है, जेन से ही बनता है जेनरेशन, जनरेशन, जेन से ही बनता है जीन, जीन से ही प्रजाति बनती है। यूजेनिक्स बायोलॉजी का वो डिवीजन है जिसमें इस चीज को स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन रेस को कैसे बेहतर बनाया जाए, मानव नस्ल को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये देखिए, जेन नस्ल, प्रजाति, ईयू मतलब उसे अच्छा बनाना है। द स्टडी ऑफ मेथड्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस बाय केयरफुली, कहा गया, by carefully selecting parents capable of producing children with great minds। यूजेनिक्स में इन्हीं बातों का ध्यान दिया जाता है कि आने वाली नस्ल को बेहतर कैसे बनाया जाए। याद रखिएगा, ये जो वर्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। हाँ, यूलॉजी प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। देखिए, यूफेमिस्ट में भी तारीफ की जाती, पर ये चापलूस व्यक्ति है। यूलॉजी में जेन्युइन तारीफ की जाती है। कोई व्यक्ति वास्तव में काबिल होता है जिसके चलते उसकी तारीफ की जाती। पर प्रायः आप जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करने में अक्सर बहुत लंबा समय लगा देते हैं। जैसे हमारे देश में लोगों को ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये अक्सर तब दिए जाते हैं जब उनकी मौत हो चुकी होती है। पोस्थुमसली बहुत मिलते हैं ये अवार्ड्स, तो अक्सर हम बहुत लेट कर देते हैं किसी की योग्यता को पहचानने में। तो यूलॉजी में भी अक्सर यही होता है कि हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन अक्सर तब जब उसकी फ्यूनरल सेरेमनी हो, मतलब उसकी मौत हो चुकी हो, तब हम बोलते हैं कि वो बड़े अच्छे थे एक तरीके से। A speech in which you praise someone or something very much, especially at their funeral ceremony। किसी की तारीफ करना, खास तौर पे तब जब उसकी मौत हो चुकी हो। द डिस्टिंग्विश्ड पीपल, डिस्टिंग्विश्ड बोलते हैं योग्य लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड में काबिल हों। अटेंडिंग द फ्यूनरल डिलीवर्ड यूलॉजीज इन प्रेज ऑफ द लेट सोशल एक्टिविस्ट। बहुत ही योग्य लोगों ने उस फ्यूनरल सेरेमनी को अटेंड किया था और उसमें उन्होंने उस दिवंगत सोशल एक्टिविस्ट की तारीफ में बहुत सारी बातें कही थी, यूलॉजीज डिलीवर की थी। भाषण जब हम देते हैं, देखिए स्पीच लिखा है ना, तो ये भाषण हुआ, और भाषण हमेशा जब दिया जाता है तो उसे डिलीवर ही किया जाता है। स्पीच को हमेशा डिलीवर किया जाता है। अब यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है बहुत खुशी, अत्यधिक खुशी, इतनी खुशी कि जैसे आप सातवें आसमान पे चले गए हो। आप ध्यान से देखिए, ईयू रूट वर्ड से वही वर्ड्स बन रहे हैं जो अच्छे हैं ना, खराब तो नहीं बन रहे ना। तो यूफोरिया, यूफोरिया का क्या मतलब होता है? जब बहुत ज्यादा आप एक प्रकार से खुश हो, सातवें आसमान पे हो। जैसे अभी देखिए चुनाव चल रहे हैं, 29 को लास्ट फेज हो जाएगा इलेक्शन का, फिर सेकंड को रिजल्ट्स आने हैं। रिजल्ट्स आने पर जो जो कैंडिडेट्स जीतेंगे वो और उनके घर वाले इसी स्टेट में जाएंगे। यूफोरिया, उनके जो फैंस है वो यूफोरिया में ही होंगे एक तरीके से, बहुत खुश होना, फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। There could be seen an atmosphere of euphoria at home when the youngest son did well in exams। जब सबसे छोटे बच्चे ने, बेटे ने एग्जाम्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया तो घर के लोग बहुत खुश थे। जब रिजल्ट आया तो एटमॉस्फियर ऑफ यूफोरिया बन गया, घर में सब बहुत खुश थे एक तरीके से। तो क्या समझे आप? यूलॉजी प्रशंसा करना, यूफोरिया बहुत ज्यादा खुश होना।
यूथेनेसिया एक शब्द आपने सुना होगा, मर्सी किलिंग, मतलब जिसमें आप किसी को मार करके उस पर एहसान करें, एक तरीके से उस पर दया करें। यूथेनेसिया इसी को ही बोलते हैं। यूथेनेसिया में क्या होता है, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, इतना बीमार कि वो कभी भी किसी भी सूरत में सुधरेगा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या क्या चाहता है कि उसे ईश्वर मौत दे दे। आप बूढ़े लोगों को देखिए, जब वो बहुत बीमार होते हैं, तो वे ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे मौत दे दो, इतना दर्द हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ है, इससे बढ़िया है कि मुझे मौत मिल जाए। वही यूथेनेसिया है, समझ रहे हैं? मर्सी किलिंग, जब आप किसी को मार करके उस पर एक तरीके से एहसान करें, उसको सुख दें एक प्रकार से, समझ रहे हैं? जब वो इतना ज्यादा बीमार हो कि उसकी तबीयत में सुधार ही नहीं होगा, तो वो क्या चाहेगा कि वो मर जाए या उसे कोई मार दे। तो वही यूथेनेसिया है। पढ़िए, यूथेनेसिया इज द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समवन हु इज वेरी इल and will never get better in order to end their suffering। हाँ, वो कभी सुधरेगा नहीं, उसकी तबीयत कभी नहीं सुधरेगी, तो उनके कष्टों को समाप्त करने के लिए मार देना। यूजुअली डन एट देयर रिक्वेस्ट और विद देयर कंसेंट। हाँ, प्राय यूथेनेसिया का ये काम उनके निवेदन करने पर, जो लोग बीमार होते हैं, या उनकी सहमति से किया जाता है। तो मर्सी किलिंग इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है। फिर आखिरी वर्ड है इस रूट वर्ड ईयू का, यूफोनी। फोन का मतलब होता है आवाज, फोन का मतलब आवाज होता है। यूफोनी का मतलब है वो आवाज जो प्रिय लगे एक तरीके से। किसी सिंगर की आवाज बड़ी अच्छी लगती है ना, यूफोनी है वो। जैसे कोई लोरी आप सुन रहे हो तो अच्छी लगती है ना, यूफोनी है एक तरीके से। साउंड प्लीजिंग टू ईयर, हार्मोनियस सक्सेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग अ प्लीजेंट साउंड, वो आवाज, वो साउंड जो सुंदर लगे, कर्णप्रिय लगे, मधुर लगे। द चैंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। द चैंट्स फिल द मेडिटेशन रूम विद रिलैक्सिंग यूफोनी। मेडिटेशन रूम बोलते हैं योगा करने वाले रूम को, और चैंट्स बोलते हैं उद्घोष को, जैसे कि गायत्री मंत्र चल रहा हो, जैसे कि कोई भी भजन बहुत ही धीमी आवाज में चल रहा हो, तो यूफोनी बनेगा ना, एक तरीके से उसका साउंड अच्छा होगा। तो ईयू रूट वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको ज़रूर बेनिफिशियल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताएँ, और तैयार हो जाएँ, जो मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने लॉन्च करने को आपसे कहा है, कल से ही शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए कमर कस लें, रोज़ अटेंड करें, रोज़ मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, ठीक है? आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा है, मुझे तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें और अपने प्रेशियस कमेंट्स भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।